लगातार जारी है। किसको क्या मिला है ये हम समझने की और बताने की कोशिश दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बजट हमारा आने वाले भविष्य में देश की गति को, आर्थिक रफ्तार को बढ़ाएगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए स्टूडियो में। 7 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रेणु अग्रवाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पंजाब से इकोनॉमिस्ट हैं, और केशव गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एमपी से चेतन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और मृणाल पंत कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पंजाब चलेंगे रेणु अग्रवाल साहब। रेणु अग्रवाल जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। जो अभी तक बजट है उसमें सबसे पहले जो लोगों का सवाल है, मेरा नाम जी रेणु जी, मेरा सवाल सीधा यही है कि लोगों का यही कहना है कि रोजगार कैसे मिलेगा, आर्थिक सुस्ती कैसे खत्म होगी? सर, अभी इन्होंने बजट में बहुत कुछ दिया है। टैक्सेस को इन्होंने रिड्यूस किया है, बट उस पे कौन इसको पुराने उसमें जाना चाहेगा, कौन नए में जाना चाहेगा। अगर पुराने में जाना चाहते हैं तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेंगी, अगर आप नए रूल में जाना चाहेंगे तो आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी, जो कि इसमें बताया गया है। और दूसरा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो इन्होंने कंपनी से हटाकर इन्वेस्टर्स के हाथ में दे दिया, उससे म्यूचुअल फंड की फंडिंग पे फर्क पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, एफडीआई की जो है, इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड पे 9% से 15% उनको दे दिया, तो एफडीआई जो है उसमें बढ़ने का उम्मीद लगता है कि एफडीआई उससे बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स का था कि इसको छूट दी जाएगी, जो लास्ट ईयर इन्होंने इक्विटी के लिए डाला था उसके ऊपर अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया, जो कि एक बड़ा निराशाजनक रहा। एलआईसी की डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई या आईपीओ लाने की बात की गई, एक अच्छा स्टेप है उसके लाने के लिए। और दूसरा, एजुकेशन में इन्होंने काफी अच्छा बजट दिया, 99,300 करोड़ का इन्होंने बजट दिया है, जो मुझे लगता है एक गति देगा। बट एजुकेशन सेक्टर में जो एफडीआई लाने की बात की है, मुझे लगता है कि हमारा इंडिया खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि एजुकेशन के ऊपर अपना काम खुद को कर सकता है। रेणु जी, ये सवाल जरा, मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रदीप जायसवाल मध्य प्रदेश से हैं, मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं, बड़ा इनके पास मंत्रालय है। प्रदीप जी, एफडीआई एजुकेशन में, और जो कहा गया कि किसानों के लिए इतना बड़ा बजट है, 99,000 करोड़ रुपए का जो एजुकेशन का बजट रखा गया, 1 लाख करोड़ लगभग छूने वाला है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करेंगी, या लोगों को जो छूट मिली है इनकम टैक्स वाले स्लैब में, वो लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और आम आदमी को थोड़ा राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात, जैसा भी मेरे पहले से कह रही थी आपसे कि एजुकेशन में बजट अच्छा दिया गया है, लेकिन एफडीआई लागू करने का जो मतलब, जो बीजेपी एफडीआई का हमेशा विरोध करती रही हर जगह, आज देखिए आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एफडीआई, तो एजुकेशन में एफडीआई लागू करने का मतलब हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं यही बात है कि उससे कुल मिलाकर इनका जो हमारा विकास दर लगातार जो गिरी है, इस दर को, विकास दर को बैलेंस करने के लिए इस तरह से देश को खोखला करके विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसा मोदी जी पहले कहा करते थे, एफडीआई मतलब देश को खोखला करना और विदेशियों को फिर से आमंत्रित करना, जैसे जो अंग्रेज उस समय आए थे और हम फिर से अंग्रेजों को बुला रहे हैं। अब वो वही भाषा आज वो इस्तेमाल हो रही है। तो कुल मिला के एफडीआई का हर जगह इस्तेमाल करना, बीमे के क्षेत्र में एफडीआई, तो ये इससे देश की जो इकोनॉमी वो प्रभावित हो रही है। और इससे निश्चित रूप से आज ही देखिए सेंसेक्स लगातार नीचे गिरते जा रहा है। ये दुष्परिणाम फिर चालू होगा, जैसे नोटबंदी के बाद चालू हुआ था, दुष्परिणाम आज तक देश भुगत रहा है। उस तरह का ये जो प्रयोग हो रहा है, ऐसा लग रहा है जो पुरानी कहावत थी, बंदर के हाथ में उस्तरा मिल गया करके, तो अब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल गया तो बंदर तो सबको काटेगा। लेकिन प्रदीप जी, इतनी बड़ी मेजोरिटी है, प्रदीप जी, इतनी बड़ी मेजोरिटी है, बीजेपी सरकार के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास अपने दम पर मेजोरिटी है। अब आप कैसे कहोगे बंदर के हाथ में उस्तरा? यहां पर मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि 15 लाख किसानों के ग्रिड सोलर पंप से जुड़ जाएंगे, 20 लाख किसानों को पीएम कुसुम योजना से जोड़ देंगे, 100 जिलों में पानी की व्यवस्था, जहां पे सूखा होता है वहां पर व्यवस्था चलाई जाएगी, मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट बनाया जाएगा, बना हुआ है, राज्यों को मनाएंगे, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्केट खोलेंगे, उड़ान योजना लागू कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 70,000 करोड़ की व्यवस्था है, और पीपीपी मॉडल के लिए के तहत वेयर हाउस बना देंगे,
कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना ले आए हैं, दूध प्रोडक्शन को दोगुना करने की बात है, पीपीपी मॉडल के तहत T2 और T3 शहरों में मदद पहुंचाएंगे ये। बस समझ गए आपकी बात। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि हर जिले में एक प्रदीप जी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन जाए। 747 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके देश में अब जो बढ़ गए हैं, कुल मिलाकर 747 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही है। अभी अंदाजा यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो लगभग 235 है, और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप मिला देंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये सब कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ की व्यवस्था की बात कर रही है सरकार बजट में, तो ये कहीं ना कहीं तो फायदा पहुंचाएगा आपको। जी जी जी, नहीं मेरा कहना वही है, सुनने में जैसे आपने भी उसको रिपीट किया है। जी 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बताइए, जो मैंने बताया पॉइंटर्स बताए आपको ये बड़ी बड़ी बातों के। जी जी हाँ, जो आपने रिपीट किया है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा पहला भाषण नहीं बीजेपी का, ये लगातार 6वां 7वां साल हो गया इसी तरह के वादे किए गए। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको, बताइए ना। आवाज क्यों कट रही है? हम सुन रहे हैं। हाँ अब आई आवाज जी। लेकिन मेरा ये कहना, किसानों को जैसे 2024 में आय दुगुना कर देंगे 2022 में। आज क्या दिक्कत, आज इतना भारी बहुमत इनके पास, आज किसानों की आय दुगुना करना, समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ाते सबका? जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा थी इनकी, उसको लागू कर दे तो उससे क्या होगा, समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा किसानों। तो आज किसानों की दुगनी आज हो जाएगी। उसके लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत क्या है उसके लिए? रोजगार की बात करते हैं, रोजगार देने के लिए क्या की बताइए? मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल देना घोषणा आसान है, लेकिन उतनी व्यवस्था करना व्यावहारिक रूप से अब मुझे लगता है 10 साल लग जाएगा उसके लिए। तो ये सिर्फ सपना दिखाने की बात की गई, इतने करोड़, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत सारी दिक्कतें इसमें है, हमारा नहीं करना है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे किसानों की बात मैंने किया हूँ, आप क्यों 2022 का इंतजार कर रहे हो 2024 का? आज किसानों को समर्थन में देखो मोदी जी का भाषण है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का अच्छी तरह पालन किया जाएगा, इसका पालन करें, उससे समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा तो आज किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो ये हमारा कहना है। 10% आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है, 10% बुरा नहीं है देश के लिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि सपना दिखा रहे हैं। अरे 6 साल में 2.5% आ गई है, 6 साल में 2.5% आ गई है, और अभी भी इसको संभालने के लिए कुछ नहीं है। आज विकास दर को संभालने के लिए आज देखिए ना, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, बैंकों को बेचा जा रहा है। ये बेच के देश की विकास दर को बैलेंस करने की कौन सी नीति है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रही है। तो LIC के भी कह रहे हैं कि उसको एक हिस्सा बेच देंगे, बड़ा हिस्सा LIC का, उसका हिस्सा बेच रहे हैं। अरे हम कहते हैं फसल बीमा योजना देखिए आप, आज फसल बीमा योजना में पूरे देश के करोड़ों किसानों से किस्त ली जाती है, लेकिन बीमे का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जो फसल बीमा योजना की जो कंपनी एजेंसी है, जो बैंक है, जो इसकी बीमा करते हैं, उनको पूरा फायदा मिल रहा है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उसके यूनिट आप उसको ऐच्छिक बनाइए, जिसको बीमा कराना किसान कराए, नहीं कराना ना कराए, या फिर ऐसा करिए कि व्यक्तिगत बीमा कराइए, जिसका भी नुकसान हो रहा है हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। तो व्यक्तिगत बीमा भी नहीं हो रहा है, बीजेपी पटवारी हल्के पे रखा गया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पैसा किसानों को खर्च किया जा रहा है, ये किसानों को नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिए आप, इतना पैसा जो किसानों के लिए दिखाया जा रहा है बजट में, ये किसानों पे खर्च नहीं होगा, ये किसानों के नाम पर विदेशी कंपनियों को जाएगा। देखना, हमारा ये आरोप है। प्रदीप जी जाएगा किसानों को। प्रदीप जी, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, यासिर जिलानी। ये कह रहे हैं कि आपको मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, आप ये किसी को बताते क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में आपने जो वायदा किया था कि हमने ये बड़ा रोजगार देना है किसानों के लिए, ये कर हमने किसानों का ऋण माफी किया है। कहाँ कर दिया भाई साहब? 6 साल में केंद्र सरकार ने कर पाई, 15 साल में शिवराज चौहान बातें कर रहे हैं आप, हमने किसानों को ऋण माफी किया है। बातें कर रहे हैं आप। जबलपुर मध्य भोपाल से लेके तमाम जो आपके इलाके हैं, वहाँ के जो लोगों की कठिनाइयों को एक बार देखिए। आपने कहा था हम रोजगार देंगे, आज वहाँ के नौजवान दिल्ली में भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो कहते हैं हमारे साथ छल हो गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा था कि सरकार बदलेगी तो सरकार कुछ नया काम करेगी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अरे आपने कुछ नहीं किया। और बजट को समझने की कोशिश करिए। बजट को आप जिस समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, दलाल और तिलहन के समर्थन मूल्य का एक्चुअल बताइए कि अभी क्या कर रही, क्या दिया सरकार ने? यासिर साहब, MP से भी हमारे साथ चेतन जी मौजूद हैं। हाँ चेतन जी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो ना। प्रदीप जायसवाल साहब MP से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन जी। प्रदीप जायसवाल साहब तो दावा कर रहे हैं कि हमने तो 1 साल में इतना काम कर दिया, अभी हमारे पास 4 साल हैं, थोड़ा इंतजार तो करें आप।
4 साल। हाँ देखिए, प्रदीप जायसवाल जी बिल्कुल सही दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो विभाग उनके पास है उनका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है और सारा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है कि कितना बढ़िया तरीके से इनका खनिज का रोजगार चल रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी की बात करने वाले लोग, बेरोजगार लोगों को भत्ता देने करने की बात करने, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात करने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जिनका विवाह हुआ है उनको 8 महीने से बजट का आवंटन नहीं कर पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी नहीं बांट पा रहे हैं। अरे बोलो भाई, हो तो बोलो ना, जब नहीं करते हो तो क्यों बोलते हो। इस मध्य प्रदेश में एक से एक बड़े हुए स्कैंडल चल करके आ रहे हैं, हनी मनी में सारे सरकार पे आरोप लगते हैं, आप उसकी जांच नहीं कर पाते हो। अनेक घोटाले हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, एक बार हर तरह से आप चारों ओर। अरे भैया, हम मध्य प्रदेश के मुद्दों से बाहर निकलते हैं, हम बजट में बात करेंगे। प्रदीप जी, आपने मध्य प्रदेश में प्रदीप जी और चेतन जी, हम मध्य प्रदेश के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये देश का बजट है, ये किसी प्रदेश का बजट नहीं है। पहली बार और पंजाब चलेंगे हम, पंजाब में हमारे साथ मौजूद है ढींगरा साहब। रेणु जी, मैं ढींगरा साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस देश के बजट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कही जा रही हैं, चाहे वो रोजगार की हो, किसानों के लिए। मैं किसानों की बात करना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब सबसे समृद्ध है। किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूला ये काम करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जायसवाल जी ने भी कही अभी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते। पंजाब हरियाणा सारा कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर अगर किसानों को समृद्ध करना है तो सबसे पहले आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। उसके लिए तो आपको 5 साल हो गए, 6वां साल चलने लग रहा है, आपने उसके ऊपर कोई कदम उठाया नहीं। आपने उसको बजट के अंदर कृषि में कुछ बढ़ाया नहीं। आप लोग सिर्फ जो है कहानियां करने से और 2022 करने से तो काम नहीं चलेगा। ये जो पंजाब और हरियाणा के लोग सड़कों के ऊपर बैठे रहते हैं, किसान जो है, उनके लिए तो आपने कुछ किया नहीं। आज भी जो किसान है वो सिर गंजा करवा के हरियाणा की सड़कों के ऊपर रहे, जंतर मंतर पे उनको जाने की इजाजत नहीं दी, उनको अरेस्ट कर लिया, उनके घरों से 4 ग्रुप बना दिए इन लोगों ने, उनको बांटने का काम बीजेपी ने किया। और वो लोग किसान इतने परेशान हो रखे हैं हरियाणा के अंदर। मनदीप जी, ढींगरा साहब कह रहे हैं कि आपकी सरकार से, ढींगरा साहब कह रहे हैं आपकी सरकार से परेशान किसान सिर मुड़ाकर ओले पड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन आपसे मुक्ति चाहता है वो। देखिए, ढींगरा साहब कुछ भी कहे, ढींगरा साहब की व्यथा, जो कांग्रेस के लोगों की व्यथा है, वो तो पूरे प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश के किसानों की बात करूं, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, वो कटिबद्ध है किसान को उत्साह करने के लिए, किसान को आगे ले जाने के लिए। और किसान तरक्की करेगा तो हमारा प्रदेश भी तरक्की करेगा। कृषि प्रधान प्रदेश है, नहीं। आप निश्चिंत रहें। बिश्नोई साहब, किसान की जमीन दोबारा लूटने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता मौका नहीं देगी। बिश्नोई साहब, प्रदेश की बात नहीं है, ये देश की बात है। वो कह रहे हैं कि सब आप सपने दिखाते हो सबको, किसानों को या कोई भी आम बद्ध हो। यहाँ पर प्रदीप जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रदीप जी। रिपोर्ट लागू करो ना आप। प्रदीप जी बोलिए, प्रदीप जी बताइए जी। मेरा यही कहना है जी, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी तब तक किसानों का भला संभव नहीं है। और ये मोदी जी के घोषणा पत्र में था, आज 6 साल हो गए, इस घोषणा का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? ये जितना पैसा दिखाया जा रहा है, ये सब किसानों के नाम पर कंपनियों में बढ़ जाएगा, ये किसानों को नहीं मिलने वाला है। आप तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आयोग के लागू करने की बात करो पहले, उसमें पूरे देश के किसानों का भला हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। बातें करते हो देश के साथ, आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हो आप लोग। देश को किसने छलाया? बहुत शुक्रिया प्रदीप जायसवाल साहब हमसे चर्चा करने के लिए। हम विनय गोयल साहब के पास जाएंगे, वो भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों की तो बात हो रही है, लेकिन पहाड़ को भी नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि पूरा देश का बजट है। विनय गोयल साहब, इस बजट से हमारे साथ अभी जुड़े थे प्रहलाद पटेल साहब। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं और उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुत संख्या में सैलानी आते हैं। आपको लगता है कुछ है इस बजट में उनके लिए? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए
कि निश्चित रूप से टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। और जो उन्होंने हमारे प्रदेश की सरकार ने भी 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की जो योजना चलाई है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में, उसको भी इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। और दो बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि एक बात यहाँ पर कही जा रही है हमारे विपक्षियों के द्वारा कि जो हमारी जीडीपी की दर है उसको लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों का एवरेज जीडीपी की जो दर है वो लगभग 7.5% है और हमने लक्ष्य 10% का रखा है। किसी मैच में अगर 1-2 ओवर खराब हो जाए तो उसका अर्थ किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन पर नहीं आका जा सकता। लेकिन ये आंकड़ा कहां से आया आपके पास? ये आंकड़ा कहां से आया? 7.5% का आंकड़ा मुझे समझाएंगे आप आज की डेट में अगर एक्चुअल आंकड़े पे अगर आप जाएंगे, सारे आंकड़े हमारे 5 सालों का एवरेज 0% पे खड़े 5 सालों का एवरेज जीडीपी का जो आंकड़ा है वो आप उठाकर देखिए 7.5% लगता है। बयानबाजी करना बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। 0% का टारगेट है आज की डेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप आ जाइए, प्रोडक्शन के अंदर आप आ जाइए। बात मैं कहना चाहता हूं, आप जानकारी ले लीजिए, आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, पिछले 5 सालों का एवरेज जीडीपी 7.5% और महंगाई की दर 4.5%। जो मीडियम कंट्रोल करके रखा है हमने। इसके साथ साथ ये बात भी समझ में आ रही है कि जैसे नेताजी के बारे में कहा जा रहा है, कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, उनको ये बजट कंफ्यूज चल रहा है, निश्चित रूप से उनको ये बजट कंफ्यूज चल रहा है। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके इस बजट में बताया है कि किसान रेल और किसान उड़ान योजना के लिए उन्होंने बधाई दी है किसान भाई, और ये गरीब किसान का बजट उन्होंने बताया है। इस पर मैं कमेंट लेना चाहता हूं। हमारे साथ केशव गर्ग साहब मौजूद है पंजाब से। क्या वाकई केशव गर्ग साहब जो सरकार के मंत्री ट्वीट कर बता रहे हैं ऐसी स्थिति है? पहले तो जो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मैं बता दूं, ये मैं पहले भी कहता आया हूं कि ये गवर्नमेंट पैकेज बहुत अच्छा करती है और पैकेज होने के बाद में वो डिलीवरेबल में बदलता है या नहीं बदलता है वो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अभी भी जैसे इन्होंने बोला कि स्लैब रेट हमने कम कर दिया है और उसको कम किया उन्होंने, उसके अंदर बहुत सारे जोन ऐसे हैं जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। एक आदमी जो जिसकी सैलरीड क्लास इनकम होती है वो एक मकान खरीदता है, उसके ऊपर लोन लेता है, उसकी डिडक्शन उसको मिलती थी, वो डिडक्शन इन्होंने खत्म कर दी। आप LIC के अंदर या कोई इंश्योरेंस लेते हैं उसकी डिडक्शन इन्होंने खत्म कर दी। अगर आप नेट इफेक्ट देखें, आप ये कह रहे हैं कि साहब हमारे को फ्लैट रेट एक टैक्स दे दीजिए, आपको कोई भी हम बेनिफिट नहीं देंगे, तो ये अगर इन बिटवीन द लाइंस में पढ़ूं तो मेरे लिए तो बहुत नुकसानदायक है। उसके साथ साथ में कई सारे प्रोविजन ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिए इन्होंने जो लोगों को पता ही नहीं है। म्यूचुअल फंड से जो आपको डिविडेंड आएगा, आप उसके ऊपर TDS कटेगा साहब, आपके जो म्यूचुअल फंड की प्रोसीड आ रही है उसके ऊपर TDS कटेगा। साथ में इन्होंने अब ये कह दिया है कि आपके पास अगर कोई ई-कॉमर्स में आप काम करते हैं, जो स्विगी है या कोई भी ई-कॉमर्स एंटिटी के साथ काम करते हैं, उसमें भी आपका TDS कटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इन बिटवीन द लाइन जब हम चीज़ों को जाके पढ़ते हैं तब जाकर रियलिटी निकल के आती है। और आज के बजट में क्लियरली ये दिख रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर का विजन कुछ नहीं था, सारा कुछ वो लोग मैसअप कर रहे थे और कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट था ही नहीं दिमाग के अंदर कि वो कहना क्या चाह रहे हैं।